तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में बात करेंगे। जो हमारा छूट गया था पार्ट, उसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक अभिक्रिया हम कर रहे थे जिसका नाम था वियोजन। कौन सा था? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को हमने पढ़ा था। क्लियर? तो वियोजन अभिक्रिया से कई सारे हमारे रहते हैं, उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, जैसे हम बात करें कि हमने देखा था कि पिछली बार FeSO4 होता है हमारे पास। क्या होता है? FeSO4 होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट को अधिक मात्रा में गर्म करें, क्या करें? गर्म मतलब हम अगर इसको ऊष्मा दे, क्या दें? ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये टूट जाता है। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। Fe2O3 में टूटता है, फिर SO3 में टूटेगा, फिर किस में टूटेगा? SO2 में टूटेगा। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट काफी सारे एलिमेंट्स में टूटता है तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एक और ले लो, जिसको फेरस सल्फेट है। अब देखो यहाँ पर Fe कितने हैं? तो 2 हैं, तो हमें Fe का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe हमारे इक्वल हो जाएंगे। समीकरण को संतुलित करना भी रहता है। 2 नंबर में कभी कभी ये भी आ जाता है। दूसरा चीज, Fe हमारे 2 हैं। अगर हम S की बात करें तो S हमारे पास 2, तो हमारे पास S भी 2 है। अगर O की बात करें तो A कितना हो गया? 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 ये है, और 3 6 और 2 8। तो इस तरीके से हमारी समीकरण भी क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आगे जैसे कि अगर मैं लूं COCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे हम इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म मतलब इसको ऊष्मा दी जाए। क्या दी जाए? ऊष्मा। तो ये टूट जाता है किसमें? CO2 में। किसमें टूटेगा? CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बनाएगा? ये CaO क्या बना लेगा? CaO बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि दोनों जगह इसको क्या आवश्यकता मिल रही है? ऊष्मा देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? ऊष्मा। तो ऐसी क्रिया को, इन दोनों को वियोजन तो कहेंगे ही हम, लेकिन इसको हम ऊष्मा शोषी भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एलिमेंट्स को ऊष्मा देने पर अगर वो टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वियोजन के 2 एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा आपसे पूछता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती? तो वो क्रिया जिसमें हमें किसी एलिमेंट्स को ऊष्मा देने पर, एनर्जी देने पर वो कई सारे भागों में अगर टूट जाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। आगे एक अभिक्रिया रहती है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इस विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो यहां पर जो तत्वों के स्थान होते हैं वो परिवर्तित होंगे। क्या होंगे? तत्वों के स्थान परिवर्तित, बाकी एलिमेंट्स हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप लीजिए यहां पर जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहेंगे इसको हम? कॉपर सल्फेट। इसका मैं नाम भी लिख के दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट के पास कोई इससे अधिक क्रियाशील तत्व हम ले लें, कोई इससे अधिक क्रियाशील, मान लीजिए मैंने Fe लिया, फेरस ले लिया। क्या ले लिया? फेरस। अगर इससे अधिक क्रियाशील तत्व होता है तो ध्यान रखना, इसका जो ऑक्साइड होता है, मतलब इसकी जो अधातु इससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वो दूसरी वाली धातु से जाकर जुड़ जाती है। तो ये बन जाएगा क्या? FeSO4। क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस क्या अलग हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है? केवल रिप्लेसमेंट हो रहा है तत्वों का, एलिमेंट्स का रिप्लेसमेंट ही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जांपल में जैसे कि मैं यहां पे ले सकता हूं, फिर कॉपर सल्फेट ले लो आप। क्या लिया आपने? कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट की क्रिया आपने करा दी किससे? Zn से, जिंक से करा दिया आपने। किससे करा दिया? जिंक से। तो ऐसी अभिक्रिया
अब देखो जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील है इससे। तो भैया ये सल्फेट जो हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ चला जाएगा, तो बना लेगा जिंक सल्फेट। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। और क्या अलग हो जाएगा? तो कॉपर अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों का रिप्लेसमेंट होता है, तत्वों का विस्थापन होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास रहती हैं, वियोजन, विस्थापन। अगर आप दूसरा देखो, जैसे कि हम बात करें, अगर वियोजन में और एग्जांपल आपसे देखे जाते हैं, जैसे मैं यहां पे ले लूं वियोजन के एक एग्जांपल और ले लो आप वियोजन के लिए। जैसे आप लो AgCl। क्या ले लोगे? AgCl, एंड इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को ऊष्मा दी जाए, क्या दिया जाए? ऊष्मा, यानी अगर सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है तो ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, बना लेता है Ag प्लस Cl2। क्या बना लेगा? AgCl2 बना लेगा। ठीक है, अब चूंकि हमारी अभिक्रिया क्या है? संतुलित नहीं है। और कहां होती है ये? सूर्य के प्रकाश में होती है। कहां होती है? सूर्य के प्रकाश में। सो भैया यहां पर Ag कितना है? 1, तो यहां भी 1 है, लेकिन Cl यहां 2 है और यहां पर कितना है? 1। तो आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो Ag 2 हो गए, Cl 2 हो गए। Cl हमारे 2 है, लेकिन यहां पे Ag 1 है, सो मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमारी समीकरण भी क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है हमारे पास? ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो दूसरा एग्जांपल आपको मिल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका मिल जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का मिल जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होगा? ये भी भैया टूटता है। क्या होगा? टूटेगा। तो बनाता क्या है? Ag प्लस Br। क्या बना लेगा? Ag और Br को बना लेगा। ठीक है, यानी Ag, अब Br पे 2 रहता है, इस पे 2, तो यहां पे AgBr2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर, सो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको भी इक्वल करना रहता है, तो आपको 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहां रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो वियोजन के काफी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जब एक भाग, एक एलिमेंट्स काफी सारे तत्वों में टूट जाता है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट वाले में हमने बात की विस्थापन अभिक्रिया की। तो एक एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ और भी होते हैं जिसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी करेंगे हम? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरी हमारे पर रहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया द्विविस्थापन में क्या है कि दो एलिमेंट्स आपस में क्या कर लेंगे? अपनी अपनी साझेदारी कर लेते हैं। मतलब अपने अपने जो उनके पास तत्व होंगे उनको विस्थापित कर देंगे, आपस में मिल जाते हैं। ऐसी क्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट ये है प्लस दूसरा एलिमेंट ये है, तो ये इसके वाले एलिमेंट से कर लेगा और ये इसके दूसरे वाले कंपोनेंट से कर लेता है। तो इस तरीके से इनके पास तीसरा और ये चौथा, यानी 4 एलिमेंट इनके पास बन जाएंगे। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, जैसे हम बात करें, जैसे मैंने लिया यहां पे Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और इसका अगर मैं क्रिया कराता हूं किससे? मान लीजिए तो मैंने कराया इसका क्रिया BaCl2 से। ठीक है, Ba बैरियम क्लोराइड से मैंने अगर इसका क्रिया कराया, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि Na क्या धातु, तो क्लोरीन के पास जाएगा, अधातु के पास, क्योंकि क्लोरीन अधातु होता है। तो जब इससे क्रिया करता है तो बना लेता है NaCl। क्या बना लेगा? NaCl, नमक बना लेगा। और ये BaSO4 क्या बना लेगा? BaSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? BaSO4
SO4, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर Cl कितने हैं 2 और यहां पर कितना है 1, तो आप यहां पे क्या कर दोगे मल्टीप्लीकेशन। अब आपके पास 2 भी हैं, 2 Na हो गया, ठीक है। सल्फेट का 1 है तो 1 एलिमेंट्स है आपके पास, Cl2 2 है तो Cl आपके पास 2 हो गए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में टूट जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, केवल अपना स्थान को रिप्लेसमेंट करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, दूसरा हम देखें, जैसे हम दूसरा भी एग्जांपल लेता है Al2SO4 की क्रिया आप इसी BaCl2 से करा लो, फिर BaCl2 से अगर आप इसकी क्रिया कराते हो तो क्या बनाएगा, ये तो बना लेता है क्या Al2 मतलब AlCl2, क्या बना लेगा AlCl2 बना लेगा, और प्लस बना लेता है क्या BaSO4, क्या बना लेगा BaSO4, ठीक है। Al2Cl2 बनाएगा, क्या बनाएगा ठीक है AlCl2 बनाएगा, ठीक है। ओके क्लियर, Al2 और Cl2 बनाएगा, क्लियर। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बनाएगा, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसमें केवल तत्वों का रिप्लेसमेंट होता है। क्या होता है, तत्वों का केवल रिप्लेसमेंट होता है। सो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे भी एक अभिक्रिया रहती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि वियोजन में हमने देखा था कि भाई ऊष्मा शोषी क्या होता है, तो अब उसी के बाद में एक अभिक्रिया आता है जिसका नाम होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो हम ऊष्मा शोषी को देखते हैं, ऊष्मा शोषी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी, अभी हमने ऊष्मा शोषी को पढ़ा था ना, तो क्षेपी हम यहां पे देखेंगे, ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा क्षेपी में क्या होगा कि भाई कोई क्रिया कर रहे हैं तत्व, उसके बाद में उनसे एनर्जी क्या होगा निकलेगा, क्या निकलेगा एनर्जी निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप खाना खाते हो, अब खाना जब आप खाते हो तो उसके बाद में क्या बनता है भाई, आप जो भी खाना खाते हो अंत समय में सब में बनेगा कार्बोहाइड्रेट, क्या बनेगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो O2 के माध्यम से होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यानी O2 आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी में होते ही अवेलेबल, कुछ परसेंट तो हर समय रहता है अवेलेबल। तो O2 आपके खाने से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अब जैसे ही वो उससे क्रिया करता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलने लगता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी। क्योंकि कुछ जो आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है कुछ तो कन्वर्ट हो जाता है जल में, ठीक है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ में, और कुछ आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो ऐसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 एलिमेंट्स मिलकर कुछ नए तत्वों को बना रहे हैं, उसके बाद में एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सूत्र देखोगे तो C6H12O6 होता है, यह हम खाने के उसमें लेते ही हैं, ठीक है। अब आपने क्या लोगे, इसको खाना है तो इसके बाद में हमें पचाने के लिए O2 चाहिए, क्या चाहिए होगा हमको O2। अगर O2 जब ये हम कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO2 गैस बन जाएगा, प्लस H2O जल भी बनेगा। उसके बाद में क्या होता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा यहां से निकलती है हमारी बॉडी से, क्या निकलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसको संतुलित कर लो भाई, क्या कर लोगे, संतुलित कर लो। C कितने 6, तो यहां पे 6 से कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान रखें, जब भी आप समीकरण को संतुलित करें तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को करें, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को करें। किसको, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन देखो 12 है तो 6 यहां से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। अब आप देखो C आपके पास 6 थे तो 6 यहां पर है, H कितने 12, तो 6 दूनी 12, तो H आपके पास 12 है, कोई दिक्कत नहीं भाई। और 6 ये हैं और 2 ये हैं, 8 हो गए। तो 6 आपके पास ये हैं और 2 कितने हैं यहां पर, तो 6 आपके पास ये रहे और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 आपके पास है, मतलब 18 है, मतलब तो यहां से कितने से कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हमारी समीकरण भी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एलिमेंट्स टूटने के बाद, ये क्रिया करने के बाद में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दूसरी जैसे आप ले लो
एक और ले लेते हैं, जैसे अगर हम CH4 की बात करें, किसकी बात करें, मीथेन गैस होता है। अब पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ाएंगे तो मीथेन गैस का क्रिया अगर O2 से कराया जाए, किससे कराया जाए, O2 की उपस्थिति में होता है तो क्या बना लेता है, पहले तो बनाता है CO2, क्या बना लेगा, CO2, मतलब आपको कार्बन डाई गैस बना देगा, और दूसरा क्या बना लेगा आपका H2O, क्या बना लेगा, H2O बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके की अभिक्रिया में आप देखोगे कि दो, और उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, तो उसके बाद में आपको एनर्जी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, तो आप देख लो O कितने हमारे पास, दो, और यहां पर कितने हैं भैया, दो हैं। ठीक है, और एक ही हमारे पास तीन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनता है, ये तो डेफिनेट है। खैर ठीक है, चलो देखो, तो C यहां पे एक है, यहां भी एक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। H यहां पे 4 है और यहां पे कितने, दो दूनी 4 हो गए। ठीक है, अब 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया में देख रहे हो ना, यहां पे क्या मिल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, मतलब कि यहां पे ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को हम कह देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी आपको पता चला, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, संयोजन क्या हुआ हमने उसको पढ़ा, विस्थापन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, ये सारी अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। अब हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना। ठीक है, अब देखो आपके उसमें एक चीज और आता है, एक आता है उपचयन और एक आता है अपचयन। क्या आता है, अपचयन। ठीक है, तो दो रहता है आपका। जब ऑक्सीजन की किसी तत्व से क्रिया होती है, किससे होती है, किसी भी तत्व से अगर क्रिया होती है, ठीक है, तो ऐसी अगर क्रिया होती है तो अगर वो क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है, मतलब O2 से हो रही है, किससे हो रही है, O2 से, तो O2 से जो क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन से हो रही है तो ऑक्सीकरण। ठीक है, लेकिन अगर क्रिया हमारे नवजात ऑक्सीजन से होती है, किससे होती है, नवजात ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑक्सीकरण में क्या होता है और इसमें क्या होता है। अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो ऑक्सीजन अपना एलिमेंट्स देगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जिसमें क्रिया में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ऐसी क्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास फेरस है, क्या किया, मेरे पास फेरस है। अगर फेरस अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दे रहा है तो इसमें प्लस चार्ज रहेगा, कंफर्म है। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाएगी उपचयन। क्या कहलाएगी, उपचयन। ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया हो जाती है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऐसी क्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हम एक ऑक्सीजन के बेस पर रहता है, किसके बेस पर रहता है, ऑक्सीजन के, कि भैया अगर कोई तत्व ऑक्सीजन को त्यागता है, किसे कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो वो अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो उसका, जैसे CuO, ओके, कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति है और वहां पे हाइड्रोजन गैस भी है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील गैस है, तो क्या करेगा ये भैया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो बना लेगा H2O प्लस कॉपर को क्या कर देता है, अलग। तो ऐसी क्रिया में देखो, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन गया, इसने ऑक्सीजन को दान दिया, तो ये कहलाएगा उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। अब चूंकि इसने लिया है, हाइड्रोजन ने लिया है, तो इसने ऑक्सीजन को लिया, सो अपचयन। क्या कहलाएगा ये, अपचयन अभिक्रिया। तो दो रहता है, अपचयन क्या कहते हैं, उपचयन क्या कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन में क्या रहता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जबकि उपचयन में दिया जाता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दूसरा ले लो, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे में जैसे मैं अगर यहां पे लूं Zn, जिंक ऑक्साइड, क्या ले लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड को ले लें। ठीक है, और इसकी क्रिया कराएं किससे, कार्बन से। ठीक है,
तो क्या करेंगे ये भैया कार्बन इससे क्रिया कर लेगा, किससे क्रिया कर लेगा, इससे क्रिया कर लेगा, तो बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक को कर देता है अलग। अब चूंकि इसके पास से ऑक्सीजन गया है, ये कहलाएगा उपचयन, क्या कहलाएगा, उपचयन। अब इसने ऑक्सीजन लिया है कार्बन ने, तो इसके लिए ऐसी क्रिया कहलाएगी अपचयन। ठीक है, यानी अगर कोई तत्व ऑक्सीजन को त्यागता है, क्या करता है, त्यागता है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन। और जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को लेता है, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं हम अपचयन। ठीक है, तो ये आपका अपचयन उपचयन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास एक रहता है जिसको मतलब कि हम देखें तो एक और पूछा जाता है आपके इसमें एग्जाम में, वो फेवरेट भी है उनका, जैसे कि एक होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट है विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, आपसे पूछा जाता है संक्षारण क्या होगा, विकृत गंधिता क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और एक एक नंबर में पूछ भी लेता है क्योंकि एक दो नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। संक्षारण को अगर हम देखें, मान लीजिए आपके यहाँ पे लोहा होगा ही, आपने देखा होगा लोहा, आपके यहाँ पे तांबा भी होगा, तांबे के काफी सारे बर्तन होते हैं वगैरह वगैरह। सो आप देखो, अगर लोहे को अगर हम खुली अवस्था में छोड़ दें, क्या कर दें, खुली अवस्था में अगर हम रख देते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। मान लीजिए अगर उसने नमी पकड़ लिया, वही नमी ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्या करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके उस धातु में लग जाता है जंग, क्या हो जाएगा, जंग। और धीरे 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 अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका संक्षारण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, संक्षारण मतलब क्षरण होने लगेगा, धीरे धीरे वो मिट्टी में तब्दील होने लगेगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन से और नमी से क्रिया करके क्षरण होने लगती है, ऐसी क्रिया को हम कह देते हैं संक्षारण क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है, संक्षारण हो जाता है। वो धातु पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, एक समय होगा कि वो नष्ट हो जाएगी, ऐसी क्रिया को हम कह देते हैं उसमें संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। तो संक्षारण आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास रहता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता में क्या होता है, तो विकृत गंधिता में आपने देखा होगा कि आप घर पे पकवान बनाते हो, क्या बनाते हो आप, चिप्स बना लो वगैरह वगैरह, कुछ भी बना सकते हो जैसे आपको चॉइस है। तो विकृत गंधिता में रहता है कि भाई आपने कुछ चीज बनाया, अब आपने रख दिया, तो 4 दिन बाद क्या होगा कि वो जो उसका बसा है वो ऑक्सीजन से क्रिया करने लगेगा। क्या करने लगेगा, क्रिया करने लगेगा। और एक समय आएगा कि भैया क्रिया करते करते वो जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन उसको क्षति पहुंचाने लगेगा। क्या करने लगेगा, क्षति पहुंचाएगा। मतलब वहां पे नमी भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो वो खाने को क्या कर देता है, गंधित, मतलब उसके अंदर बदबू ला देगा। क्या ला देगा, बदबू, मतलब उसमें गंध आने लगेगी अजीब तरह की। तो ऐसे तत्वों को बचाने के लिए, इन खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, ठीक है, हम एक गैस का यूज करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस, या आप जोन सी गैस भी आपकी होती है, जो पी ब्लॉक की लास्ट वाले तत्व की गैसेस हैं आपके 10वें वाली, इनको हम कहते हैं अक्रिय गैसेस, वो इसमें मिला दी जाती हैं। ठीक है, जैसे आप चिप्स का बॉक्स देखो तो उसमें गैस भरी रहती है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन गैस रहता है। अब नाइट्रोजन गैस क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता। अब जब क्रिया नहीं करता है तो सिंपल भैया उसमें बदबू नहीं आता है। अदरवाइज जो आप भी खाना कोई बनाओगे तो वहां पे वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट होने लगता है, बदबू में कन्वर्ट होने लगता है। वही चीज कहलाती है विकृत गंधिता। मतलब खाद्य पदार्थों में जो बदबू आना होता है, जो दुर्गंध आती है, उसको ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। ओके, हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।